साथियों, संभव एकेडमी SGNR के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं KR जानी राजस्थान के भूगोल को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इसमें अपने चर्चा कर रहे थे पश्चिमी मरुस्थल की, और पश्चिमी मरुस्थल के अंदर अपने दो भाग पड़े थे। पश्चिमी मरुस्थल, इसमें अपने पढ़ा था एक तो संरचना के आधार पे इसका विभाजन और दूसरा जलवायु के आधार पे इसका विभाजन। इसके 4 भाग बताए थे, कंप्लीट हो गए थे। इसके बाद में जलवायु के आधार पे शुष्क एवं अर्धशुष्क इसकी चर्चा की थी। इसमें जो शुष्क प्रदेश था उसमें 2 भाग डिवाइड किए थे अपने, एक तो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, दूसरा बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। यहां से अपना कंप्लीट हो गया था। अपनी बात चल रही थी ये जो प्रदेश हैं बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, और दूसरा था इसमें बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, इसका भाग तय था 41.50%। इसकी चर्चा चल रही थी कि बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश में अपने को क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें एक तो था लाठी सीरीज, दूसरा बोल्डर, तीसरा ऑक्कलवुड फॉसिल्स पार्क, चौथा पलेया रन व टाट, ये पढ़ने हैं। इसमें से अपने कल की क्लास में लाठी सीरीज पे चर्चा कर चुके हैं, इसको दोबारा थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज ये एक भूगर्भीय जल पट्टी है जो जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ तक विस्तृत है, और इसकी जो खोज की गई थी वो 2007 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो काजरी के द्वारा की गई थी। काजरी, इसने भूगर्भीय जल पट्टी की खोज की थी। इस भूगर्भीय जल पट्टी की जो लंबाई है वो 80 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर ये बताई थी। अब अपनी बात करते हैं इसमें आगे। ये जो भूगर्भीय जल पट्टी है यहाँ पे घासें पाई जाती हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से ओएसिस बोलते हैं, और यहाँ पे मुख्य जो घास है वो है सेवन घास। इसकी भी चर्चा की थी। सेवन घास का वैज्ञानिक नाम बताया था मैंने आपको, और सेवन घास ये प्रोटीन युक्त घास होती हैं, इसकी भी चर्चा की थी। अब इस सेवन घास के विकास के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसे बोलते हैं प्रोजेक्ट ग्रीन, और ये अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संगठन के द्वारा चलाया जा रहा है। और इस सेवन घास को गोडाउन की प्रजनन स्थली कहा जाता है। गोडाउन की प्रजनन स्थली कहा जाता है क्योंकि गोडाउन अपने अंडे इसी घास पर देता है। और गोडाउन की बात की, गोडाउन राजस्थान का राज्य पक्षी है, इसे 1981 में पक्षी का दर्जा दिया गया था। ये सब बातें अपने कल की क्लास में की थी। और एक इस भूगर्भीय जल पट्टी जो है मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में, ये किसका अवशेष माना जाता है? तो ये माना जाता है सरस्वती नदी का। सरस्वती नदी का अवशेष है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए यहाँ पे एक अभियान चलाया गया था, यह प्रोजेक्ट था जिसे प्रोजेक्ट सरस्वती के नाम से जाना जाता है। और ये किसने चलाया था? तो ये चलाया था IOC एवं ONGC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इन्होंने प्रोजेक्ट सरस्वती चलाया था और इसकी जो रिपोर्ट पेश की थी वो की थी के.एस. वाल्दिया। कब की थी? 26 नवंबर 2016 को इसकी रिपोर्ट पेश हुई थी और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सरस्वती नदी एक जिंदा नदी है और ये मिथ्या नहीं, ये वास्तविकता है। इन सब बातों की चर्चा इस रिपोर्ट में की गई थी। ये बात हो गई थी, ये था अपना लाठी सीरीज। इसकी कल की क्लास में पूर्ण रूप से चर्चा कर ली थी। आज अपने इसको आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो पोखरण से जैसलमेर के बीच, पोखरण से मोहनगढ़ के बीच जैसलमेर में जो ये भूगर्भिक जल पट्टी है, इस पट्टी में एक पोखरण के पास में गांव है चांदन गांव। पोखरण के पास में एक गांव है चांदन गांव। पोखरण से लगाकर मोहनगढ़ तक ये जल पट्टी है। पोखरण के पास में एक गांव है चांदन गांव। यहां पर एक कुआं है जहां से मीठा जल निकलता है, जिसे चंदन नलकूप के नाम से जानते हैं, चंदन नलकूप। और इसे थार का गड़ा कहा जाता है, थार का गड़ा कहा जाता है। चंदन नलकूप चांदन गांव पोखरण में है ये, और इसे थार का गड़ा बोलते हैं, थार का गड़ा। इसके बाद अपने बात करते हैं, लाठी सीरीज अपनी कंप्लीट हो गई। अब अपनी चर्चा करते हैं पलेया, रण और टाट। ये क्या होते हैं? पलेया, रण और टाट ये क्या होते हैं? तो देखो, रण के बारे में तो मैं थोड़ा पहले बता चुका हूं आपको। जब संरचना के आधार पर मरुस्थल बताए थे, उसमें इस रण की चर्चा की थी। आज इसकी दोबारा चर्चा करेंगे। अब अपने सबसे पहले बात करते हैं पलेया। तो पलेया को बताने से पहले थोड़ा सा वर्ल्ड की ज्योग्राफी की तरफ ले जाता हूं मैं आपको। देखो क्या होता है। रेगिस्तानी भागों में जो पर्वत पाए जाते हैं, यानी रेगिस्तान में पर्वत, रेगिस्तानी भागों में जो पर्वत पाए जाते हैं, जब उनका अपरदन होता है तो ये पर्वत कटकर, इस तरह से कटकर, ये जो कटा हुआ भाग है पर्वतों का, ये कहलाता है पेडीमेंट। पेडीमेंट यानी शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र के अंदर जो पर्वतीय भाग जो कट जाता है उसे बोलते हैं पेडीमेंट। ठीक है। और जब ये यहां से कट के ये जो मलबा है वो इस भाग के अंदर बिछा दिया जाता है, ये जलोढ़ के रूप में बिछ जाता है यहाँ पे, तो इसे बोलते हैं बजाड़ा। क्या बोलते हैं? बजाड़ा। और जब इस भाग से देखो, इस बजाड़ा के जो आगे वाला भाग होता है, यहां पे जो नदियां निकलती है या जो जल प्रवाह होता है, ये पूरा भाग इस तरह से, ये भाग पूरा कहलाता है बालसन। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं भी, यहां पर कोई वर्षा जल है या कोई नदी है जो पर्वतों से निकलती है और वो अपने साथ यहां से इस पर्वतों को काटकर अवसाद लेके आती हैं, तो इस भाग को बोलते हैं पेडीमेंट। और जो ये भाग यहाँ पे बिछा देती हैं इस भाग में, इसे बोलते हैं बजाड़ा। जब ये नदी बजाड़ा से निकलकर और इस भाग में आगे की तरफ संयुक्त रूप से धारा के रूप में बहती है और किसी भाग में या किसी गर्त में ये चली जाती है, इसे बोलते हैं बालसन। यानी ये पूरा प्रदेश
जो बेसिन होता है इसे बाल्सम कहा जाता है। अब अपनी बात कर रहे थे पलेया की। अब देखो जो ये नदियां हैं अपने साथ अवसाद लेके आती हैं, कहीं से भी पर्वतीय क्षेत्र से, इस तरफ यदि पर्वतीय क्षेत्र हो तो यहाँ से यदि नदियां बह रही है अपने साथ अवसाद लेके आती हैं। जब इस भाग के अंदर जो गहरा भाग है इसमें ये अपने साथ जो अवसाद लेके आती है यहाँ पे बिछा देती है, इस भाग में बिछा देती है। और बाल्सम में जो गहरा गर्त होता है उसे बोलते हैं पलेया, पलेया। और यहाँ पे जल भरा रहता है। ये देखो पूरा प्रदेश तो बाल्सम कहलाता है और इसके मध्य का जो भाग जो गर्त के रूप में होता है वो पलेया कहलाता है। अब ये नदियां यदि किसी लवणीय भूमि से बह के आती हैं तो अपने साथ लवणों के लेके आती हैं और लवण यहाँ पे बिछा देती है। जल सूखने के बाद में ये भाग थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देते हैं और यहाँ पे लवणों की प्रभुता होती है, लवणों की मात्रा ज्यादा होती है, तो इसे बोलते हैं सेलिनाश, सेलिनाश। और इस पलेया को अरब के मरुस्थल में खबारी या ममलाह बोलते हैं, खबारी या ममलाह बोलते हैं अरब के मरुस्थल में। और इस पलेया को सहारा के मरुस्थल में सट बोलते हैं, सट। दोबारा बता देता हूं, जब कोई नदियां पर्वतीय भाग से होके या रेगिस्तानी क्षेत्र में जो पर्वत होते हैं वहां से यदि नदियां निकल के आती हैं तो वो नदियां पर्वतों को काटती हैं, तो इस कटे हुए भाग को बोलते हैं पेडिमेंट। और इस यहाँ से जो अवसाद लेके आती है वो इस भाग में बिछा देती हैं, इसे बोलते हैं बजारा। और जब ये नदियां किसी गर्त में प्रवेश करती हैं तो ये पूरा भाग जो होता है नदी बेसिन वाला गर्त तक, ये पूरा भाग कहलाता है बाल्सम। और इस बाल्सम के अंदर जो गर्त वाला भाग होता है उसे बोलते हैं पलेया। और इस भाग में यदि लवणों की अधिकता ज्यादा हो, मात्रा ज्यादा हो, इसे बोलते हैं सेलिनाश। और इसी पलेया को अरब के मरुस्थल में खबारी या ममलाह के नाम से जाना जाता है। इसी पलेया को सहारा के रेगिस्तान में सट कहा जाता है। और अपने जो मुख्यतः ये पलेया झील जो बनती है, जब इसमें वर्षा जल भर जाता है इस पलेया के अंदर, तो ये झील के नाम से जानी जाती हैं। और ये पलेया झील मुख्य जो पाई जाती हैं, पलेया झील के जो मुख्य एग्जाम्पल है अपने राजस्थान में, तो एक तो देखो सांबर झील कहाँ है, जयपुर में। और एक झुंझुनू नागौर की बात करते हैं तो नागौर में डेडवाना, कुचामन और नावा ये जिले पाई जाती हैं। चूरू में बात करते हैं तो ताल छापर और परिहारी ये जिले पाई जाती हैं। थोप बाड़मेर में, बरमसर, बागड़ी, ये जैसलमेर में, और बाप जोधपुर में। ये मुख्य जो पलेया, टाट और रन इनके एग्जाम्पल रहते हैं। यदि आपसे पलेया का एग्जाम्पल पूछे तो पलेया का एग्जाम्पल ये है। मुख्य जो एग्जाम्पल है सांबर झील, डेडवाना, कुचामन, नावा। और ये नावा वाला क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में, पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा पलेया का उदाहरण है। ठीक है, तो उसमें ये दे रखा था। अब अपनी बात करते हैं रन और टाट क्या होते हैं।
तो मैंने आपको जब संरचना के आधार पे मरुस्थल के प्रकार बताए थे, पश्चिमी मरुस्थल के, उसमें एक प्रकार बताया था लघु मरुस्थल। तो उसमें बताया था जब लघु मरुस्थल के बीच में निम्न भूमि जो होती है, जहां पर वर्षा का जल बढ़ जाता है, तो उसे बोलते हैं रण, जिसे कहा जाता है टाट। क्या होता है? रण या टाट। यानी लघु मरुस्थलों के बीच निम्न भूमि वाला भाग, जहां वर्षा जल बढ़ जाता है, उसे बोलते हैं रण या टाट। ठीक है। अब ये जो रण या टाट, ये क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। प्राकृतिक होते हैं। रण और टाट प्राकृतिक होते हैं। लघु मरुस्थलों के बीच में निम्न भूमि का जो भाग होता है, वो जहां पे वर्षा जल बढ़ जाता है, वो रण या टाट कहलाता है। प्लेया बता दिया हमने आपको। और राजस्थान के अंदर सांबर झील है, वो बालसम का एग्जाम्पल भी मानी जाती है। बालसम, क्योंकि सांबर झील के अंदर 4 नदियां अपना जल डालती हैं, तो जो नदी बसने वाला क्षेत्र और ये जहाँ पे गर्त है, जहाँ पे नदियां अपना जल ले जाती हैं, वो पूरा प्रदेश बालसम के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थान में बालसम का एग्जाम्पल है तो कौन सा है? सांबर झील। अब अपने आगे बात करते हैं, इसमें प्लेया हो गया, रण हो गया, टाट हो गया। अब अपना रहता है आकलवुड फॉसिल्स पार्क। आकलवुड फॉसिल्स पार्क आकलवुड फॉसिल्स पार्क, या इसे बोलते हैं जीवाश्म उद्यान, या इसे बोलते हैं काष्ठ जीवाश्म उद्यान। ये मुख्यतः आकल गांव में पाया जाता है। आकल गांव, जिला कौन सा है? जैसलमेर। यानी जैसलमेर के से 17 किलोमीटर दूर जैसलमेर और बाड़मेर की सीमा पे जब जाते हैं, तो आकलवुड फॉसिल पार्क, वहां पर आपको राष्ट्रीय मरु उद्यान से संबंधित है। राष्ट्रीय मरु उद्यान से संबंधित है। जैसलमेर के आकल गांव में है। और बताते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम जो लकड़ी के अवशेष मिले थे, वो यहीं से मिले थे। यानी विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी के अवशेष, विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी के अवशेष यहीं से प्राप्त होती है। लकड़ी के अवशेष आकलवुड फॉसिल्स पार्क। ठीक है। राष्ट्रीय मरु उद्यान केंद्र अवस्थित है। इसे काष्ठ जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। और यहां पर जुरेसिक युग से संबंधित वनस्पति के अवशेष मिले थे। वनस्पति के अवशेष। युग ध्यान रखना, जुरेसिक युग
और वनस्पति यानी समुद्री वनस्पति के अवशेष मिले थे यहाँ पे जुरेसिक युग में। और इसी जुरेसिक युग में यहाँ पर डायनासोर के अवशेष भी मिले थे, डायनासोर के अवशेष। राजस्थान में डायनासोर के अवशेष जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। और जैसलमेर में एक जगह का नाम आता है फतेहगढ़। वर्तमान में यहाँ पर डायनासोर विलुप्त होने के अवशेष मिले हैं, विलुप्त होने के अवशेष प्राप्त हुए। यानी फतेहगढ़ जैसलमेर में पड़ता है, यहाँ पर डायनासोर विलुप्त होने के अवशेष मिले हैं। और जुरेसिक युग में यहाँ पर वनस्पति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और जो यहाँ पर जुरेसिक युग में समुद्री वनस्पति पाई जाती हैं, डायनासोर के अवशेष, डायनासोर विलुप्त होने के अवशेष फतेहगढ़ जैसलमेर में हैं। और आकलपुर फॉसिल्स को जो पाया गया है वो राष्ट्रीय मृग उद्यान में से संबंधित हैं। जीवाश्म उद्यान, काश जीवाश्म उद्यान भी कहते हैं, आकल गांव है जैसलमेर है। यहाँ तक सभी की समझ में आया। अब अपनी बात करते हैं बॉर्डर की। क्या है बॉर्डर? तो बॉर्डर एक पत्थर होता है गोल चिकना। बॉर्डर क्या होता है? गोल चिकना एक पत्थर का होता है बॉर्डर। बॉर्डर पहले तो देखते हैं बॉर्डर होता क्या है। तो ये गोल चिकने पत्थर होते हैं, गोल चिकने पत्थर होते हैं। और बॉर्डर के नाम से जोधपुर के बाप गांव में ये पाए जाते हैं। तो इन्हें कहते हैं बाप बॉर्डर, जो जोधपुर में है। जोधपुर के बाप गांव में बॉर्डर मिलते हैं, तो बाप बॉर्डर के नाम से जाने जाते हैं, जो जोधपुर में है। एक यहीं पे बादुरा बॉर्डर, बादुरा बॉर्डर यह भी जोधपुर में मिलते हैं। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एलडीसी के अंदर, जो ये बाप बॉर्डर हैं ये किस युग से संबंधित हैं? जो ये बाप बॉर्डर हैं वो किस युग से संबंधित हैं? तो ये है कार्बोनिफेरस युग से संबंधित, कार्बोनिफेरस युग से संबंधित। और इन्हीं बॉर्डर के समकालीन भारत के अंदर जो पाए जाते हैं या इनकी जो तुलना की जाती है वो की जाती है तालचीर बॉर्डर से। तालचीर बॉर्डर से ये कहां पर पाए जाते हैं? ये भारत का एक राज्य है उड़ीसा, यहां पर पाए जाते हैं। तालचीर बॉर्डर से तुलना की जाती है। दोबारा बता देता हूं, बॉर्डर गोल चिकने पत्थर होते हैं, बाप बॉर्डर या बादुरा बॉर्डर ये कार्बोनिफेरस युग से संबंधित हैं। और इनकी जो तुलना की जाती है वो तालचीर बॉर्डर से की जाती है, जो भारत में उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं। ठीक है। इसके बाद अपने जो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश था उसमें लाठी सीरीज को पढ़ा, पलेयारण घाट को पढ़ा, आकलपुर फॉसिल्स पार्क को पढ़ा और इसके बाद में बॉर्डर्स को पढ़ा। यानी यहाँ पर अपना शुष्क प्रदेश कंप्लीट होता है। अब अपने बात करते हैं जो पश्चिमी मरुस्थल के दो भाग बताए थे मैंने आपको, एक तो शुष्क प्रदेश और एक अर्ध शुष्क प्रदेश। यानी 25 सेंटीमीटर संवत्सर का पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांटती हैं। उसमें से एक भाग शुष्क मरुस्थल था, दूसरा था अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब अपने पढ़ते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल
अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो देखो, अगर मैं राजस्थान की चर्चा करूं तो ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है। और इस तरह से ये पड़ता है पश्चिमी मरुस्थल। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो इस मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। ये भाग कहलाता है शुष्क मरुस्थल और दूसरा भाग कहलाता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये है। अब देखो, यहां पर एक समवर्षा रेखा बताई थी मैंने, ये है अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश। यहां पे जो समवर्षा रेखा गुजरती है वो है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, यानी अरावली के समानांतर गुजरने वाली समवर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और इस मरुस्थलीय प्रदेश को अरावली से अलग करने वाली 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अब जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जो है, इसकी एवरेज जो वर्षा रहती है औसत वर्षा तो कितनी रहती है? 25 से 50 सेंटीमीटर। यानी इस मरुस्थलीय अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के पश्चिम में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा होती है और पूर्व में 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पूर्व में ये भी एक बार पूछा गया था कि अर्ध शुष्क मरुस्थल के में पश्चिम से गुजरने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो कौन सी है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अब इसको 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है जो यहाँ पे ये जो उत्तर का भाग है, ये कहलाता है घग्गर का मैदान या घग्गर बेसिन, पहला भाग। दूसरा जो प्रदेश है वो यहां पे रहता है, ये भाग ये कहलाता है शेखावाटी बेसिन, शेखावाटी बेसिन दूसरा। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं, ये जो मध्य वाला भाग है ये रहता है नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और ये जो भाग है ये कहलाता है लोणी प्रदेश, लोणी प्रदेश। इस तरह से इसको 4 भागों में बांटा जाता है। अपने यहाँ पे एक एक की चर्चा करेंगे भी कौन सा बेसिन कहाँ है, मुख्यतः कौन से जिले हैं, इन सब बातों की यहाँ पे अपनी चर्चा करेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। ठीक है, और ये अपना पाठ रहेगा कल से अपने घग्गर बेसिन को, शेखावाटी बेसिन को और नागौरी उच्च भूमि को और लोणी प्रदेश को अलग अलग विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। आप हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।